चलें जी, ये क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का, prepare journal entries to record the above transaction from the date of acquisition of the ship to the year ended 31st December 2020. मार्क्स कितने? 70. आइए 16 या उसके साथ मिक्स क्वेश्चन जो आएगा, जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट या डिस्क्लोजर्स। ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और चौथा सवाल हो सकता है वो लेजर बनाना आ जाए। लेजर तो फिर ऐसे समझो कि वो जो नोट्स है ना, वो जो हम बनाते हैं स्केड्यूल एक स्टेटमेंट फॉर्म में, उसको आपने टी फॉर्म में बना दे, वो लेजर बन जाएगा, मतलब डेबिट क्रेडिट करके कर। और जर्नल एंट्रीज में अभी तक मार्क्स स्टूडेंट्स के कम आते हैं, वो शायद कोई एंट्री भूल जाते हैं या वर्किंग करते वक्त कोई मसला कर जाते हैं, वरना जनरल एंट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस होने चाहिए। ट्रायल बैलेंस कभी नहीं, हाँ ये हो सकता है कि वो ट्रायल बैलेंस देकर उसको रेक्टिफाई करवा दे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पूछ ले। वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये होता है कि वही जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ना, उसमें वो नीचे एडजस्टमेंट जो है ना, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही एडजस्ट कर, जैसे प्रीपेड है तो एक्सपेंस में से माइनस करके एसेट में लिख दो, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही। लेकिन ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये देखते हैं। SSL runs a cruise business across oceans. Following information in respect of one of SSL cruise ships is available. SSL bought a cruise ship on 1st March 2018. After completing all the required formalities, the ship was available for sale 1/4/2018. इसका मतलब है डेप्रिसिएशन हम किस दिन से स्टार्ट करेंगे? 1 मार्च से या 1 अप्रैल से? 1 अप्रैल से। डिटेल रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द शिप आर एज अंडर: इंजन, बॉडी, ड्राई डॉकिंग। अब ये आ गया सब, यानी वो जो हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट पार्ट्स, यानी डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स। जब उसके सबके अलग अलग पार्ट्स बताए हुए हैं, उसने कॉस्ट भी बता दी, जो उसने कीमत ओरिजिनल जिसमें खरीदा था 840 इंजन में है, इंजन की कीमत है उसमें, 535 बॉडी है और 60 है बाय ड्राई डॉकिंग या ओवरहाल। उनकी लाइफ 50,000 घंटे, 25 साल, 5 साल और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। कहते हैं 1 May 19 द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट व्हिच डैमेज्ड इट्स बॉडी। रिपेयर वर्क टुक 2 months एंड कॉस्टेड 26 million। क्योंकि हमने जनरल एंट्री पास करनी है, रिपेयर वर्क की एंट्री क्या होगी? रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट, रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट। कहते हैं द रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। द एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ द शिप लास्ट 3 years। मंथली, ये उसने सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी। मंथली सेलिंग ऑफ द शिप मतलब हर महीने इतने घंटे चलता है। 2018 में 360 घंटे, 2019 में 480 घंटे और 2020 में 600 घंटे हर महीने के। क्योंकि यहाँ पर आर्स में लाइफ है ना, तो डेप्रिसिएशन जब आर या यूनिट पर बेस करती है तो डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एनुअल, डिवाइड बाय टोटल आर्स हैं तो टोटल आर्स, यूनिट्स हैं तो टोटल यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय एनुअल यूनिट्स, एनुअल प्रोडक्शन या एनुअल आर्स। कहते हैं 2018 में आगे कहता है कि SSL uses revaluation model for subsequent measurement. SSL accounts for revaluation on net replacement and transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earning on annual basis. और आपको पता है दूसरा बेस क्या होता है कि आप इसको कुछ भी ना करें, जब वो एसेट बिके तब सारा सरप्लस एक ही दफा OCI टू रिटेन अर्निंग कर दे, या फिर हर साल उसको, अगर वो ये कह दे कि आपने नेट रिप्लेसमेंट मेथड नहीं करना, एक्सेस कैप्शन को ट्रांसफर नहीं करना, तो फिर हमारा वो दूसरा मेथड आ जाएगा। साइलेंट होगा फिर तो यही करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इसी की है हमारी। The revalued amount of the ship 31st December 19 and 2020 was determined। एक तो साल के एंड में रिवैल्यूएशन हो रही है, 2019 और 2020 में 1400 and 1000 million respectively। Revalued amount are apportioned between the components on the basis of book value
बिफोर रीवैल्यूएशन। अब एक तरह के ये 3 एसेट्स हैं और एक एसेट भी है, तो हमने, क्योंकि सरप्लस उसने ओवरऑल बताया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि जब भी इसकी वर्किंग करने लगेंगे तो हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए इकट्ठी इंफॉर्मेशन चाहिए और वर्किंग करने के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, इंजन, बॉडी और ड्राई डॉकिंग। अब सबकी उसने हमें कॉस्ट बता दी। $840 है इंजन की, और बॉडी की कितनी है? 535 और 60, टोटल कितनी है? 1435। और ये कॉस्ट किस डेट की है? 1 अप्रैल 1819। तो सबसे पहले तो दिसंबर 18 के लिए डेप्रिशिएट करेंगे, दिसंबर 18 के लिए डेप्रिशिएट करेंगे, 31 दिसंबर 18। जब हम इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे तो इंजन को टोटल आवर्स पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड में एनुअल आवर्स पे डिवाइड। तो एनुअल आवर्स ना हम एक ही दफा फाइंड करके रख लेते हैं, बार बार हमें जरूरत पड़ेगी। 2018 के अंदर वो मंथली कितने घंटे चलाता था? 360। 8 महीने चला। और 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो 9 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 9, 3240। फिर 2019 में कितने घंटे हैं पर मंथ? 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, 2 महीने नहीं चला। 2 महीने। अच्छा, अगर ये होता ना स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV, ये 2 महीनों की भी डेप्रिसिएशन आनी थी, क्योंकि टाइम ये है आवर्स बेस्ड। वो 2 महीने चला ही नहीं तो नंबर ऑफ आवर्स हुए नहीं। यूनिट्स अगर होते तो यूनिट भी प्रोड्यूस ना होते। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना स्ट्रेट लाइन और WDV में, एक सवाल हमने किया हुआ है कि 1 महीना वो रिपेयर करेगा था तो वो कोई काम नहीं हुआ से, तो डेप्रिसिएशन फिर भी लेते हैं। WDV मेथड हो और स्ट्रेट लाइन मेथड हो, डेप्रिसिएशन अगर एसेट आपका आइडल भी बड़ा हो ना, डेप्रिसिएशन फिर भी लेते हैं। इसमें भी डेप्रिसिएशन लेते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें हमने लेना है नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उन 2 महीनों में जब काम हो रहा था तो वो ना तो चला ही नहीं, तो ना आवर्स हुए ना यूनिट्स हुए। उसके बाद 10वां महीना 2020 पर मंथ कितने हैं? 600 मल्टीप्लाइड बाय 12, 7200 आवर्स। ये एक तरह से डाटा हमारे पास आ गया। अब 2018 में हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, तो जो उसकी वैल्यू है 840 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3240। बात समझ लगी? डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, यानी 480 उसकी कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 50,000 घंटे, और मल्टीप्लाइड बाय 2018 में कितने घंटे चले? 324840। कितना आ गया? 54 पॉइंट। इसकी वैल्यू है तो 40 माइनस करके अप्लाई कर दो, -40। 800 को 50,000 पे डिवाइड कर दें और 3240 से मल्टीप्लाई कर दें। 51.84। अब इसी तरह से 535 में से 35 माइनस कर दें, 25 पे डिवाइड करके 9/12 से मल्टीप्लाई कर दें, 15। और फिर 60 को डायरेक्ट 5 पे डिवाइड करके 9/12 से मल्टीप्लाई कर दें। टोटल डेप्रिसिएशन भी बता दें, ये 52 कर ले ऐसे पॉइंट में,
खज्जल होते रहेंगे। 52 प्लस 15 प्लस 9, सबकी बुक वैल्यू फाइंड कर लो। 788 520 51 और टोटल कितनी है? 135 ये 2018 का काम हो गया। उसने कहा था जर्नल एंट्रीज पास करें जब से एसेट खरीदा और एंड तक दिसंबर 2020 तक। आप मुझे बताएं, अगर मैं यहां पर जर्नल एंट्रीज की बात करूं, जहां सोल्यूशन भी साथ साथ करते हैं, तो 1 मार्च 2018 को पीपीई डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट या बैंक 840 से 840 नहीं, टोटल कितना बना था? 1435। जी सर। पीपीई डेबिट, कैश, क्रेडिट। नहीं, वो सिर्फ वर्किंग है। बाय पार्ट्स के अंदर सिर्फ वर्किंग में करते हैं एंट्री, ये नहीं कि इंजन अलग से डेबिट करें, बॉडी अलग से डेबिट करें, ऐसा नहीं करना। फिर 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर हमने दिसंबर 2022 की जो खाली फाइंड करनी है, एंट्रीज पास करनी है कि सारी उसने कहा जिस दिन से खरीदा, सवाल पढ़ें, जिस दिन से खरीदा दिसंबर 2020 तक, ठीक है। ये 2018 के साल की एंट्रीज हो गई। अब हमने चलना है 2019 में। 2019 में एसेट रीवैल्यू भी हुआ, एसेट डैमेज भी हुआ, तो क्या करेंगे? पहले डेप्रिशिएट करेंगे या पहले रीवैल्यू करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। और डेप्रिशिएट जब एसेट आपका रीवैल्यू हो जाता है ना, रीवैल्यू से आगे डैमेज हो गया। अब डैमेज होने के बाद आपका 2 महीने एसेट चला एक तरह से, बल्कि इसमें तो उसने सिर्फ ये रीवर्क की बात की है, ना उसने लाइफ चेंज किया है, कुछ चेंज नहीं किया, चेंज इन एस्टिमेशन इसके अंदर है ही नहीं, तो सिंपल डेप्रिसिएशन है। 31 दिसंबर 19, हाँ जी, सिंपल डेप्रिसिएशन लेंगे 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ आवर्स चला है 2019 में? 4800, मतलब 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4800, कितना? 76.8 को 77 कर लेते, पेपर में चाहे 76.8 कर लेना। सर रिड्यूसिंग बैलेंस है तो रिड्यूसिंग बैलेंस तो नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स है। अच्छा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एनुअल आवर्स, प्रोडक्शन मेथड की तरह ही है। तो कितना आ गया? 71 77 है, 711 बच गया। इसको 535 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 25, इसमें वो 10/12 वाला चक्कर नहीं होगा। कितना? पूरा पूरा। और 60 डिवाइड बाय 5 12, कितना आ गया? 39। और टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई और टोटल बुक वैल्यू कितनी है? डेप्रिसिएशन कितनी है? 109। यस हाँ जी। अब आ गया हमने एसेट को रीवैल्यू भी करना है। 1250 वाला एसेट आपका कितने का हो गया? 1400 का। कितने का हो गया? 1400 का, 1400। तो 1250 वाले एसेट को कर दो 1400 का। कितना सरप्लस आया?
अब उसने कहा कि ये जो आपने किया है 150 किया है, यानी जो सरप्लस आया है, ये आपने डिवाइड किस पे कर देना है। मतलब ये 711 वाला एसेट, ये 500 वाला एसेट, 900 वाला भी खत्म हो गया। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तो या तो 150 को अपोर्शन करके सब में ऐड कर दें, या फिर उसको अलग अलग लिख लें, सबको 150 को भी अलग लिख लें, 1400 को भी अलग लिख लें। 711 वाला एसेट को आपका कितने का हो गया, किस तरह से करोगे, 1400 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाइड बाय 711। नहीं समझ लगी, अब अपोर्शन करना है ना, अपोर्शन करना है 1400 को। अब 1400 पूरे क्रूज की वैल्यू है, इसमें इंजन की कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, बॉडी की वैल्यू कितनी हुई, उसने कहा इसको अपोर्शन करो इस रीवैल्यूएशन से पहले जो बुक वैल्यू है। तो कैसे करेंगे, 1400 डिवाइडेड बाय बेस, मतलब इस वैल्यू को 1250 टोटल बुक वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे, सबकी अलग अलग बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी फेयर वैल्यू 1400 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाइड बाय 711, 796। फिर 711 को एलिमिनेट करके 500 से मल्टीप्लाई करें, 560 40, और इनका जो डिफरेंस है वो इनका सबका अलग अलग सरप्लस भी है। अगर आपको सबका अलग अलग सरप्लस चाहिए तो 711 से ये 796 का हो गया, इसका अलग से सरप्लस कितना आ गया। वैसे जरूरत नहीं है अलग से सरप्लस की, हमें अलग से सरप्लस की हमें जरूरत, हमें तो कंबाइन एंट्री पास करनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कल को हमने रिवर्स भी तो करना है, वो भी इकट्ठा रिवर्स कर देंगे, रिवर्स भी अलग अलग करने की जरूरत, बट फिर भी अगर आपको अलग अलग सरप्लस चाहिए तो इसका डिफरेंस बता दें कितना है, 85, इसका कितना है 60, और इसका कितना है, और इसको प्लस कर ले तो 150 बनेगा। ठीक होगी बात। ये हमारा 2019 का मामला कंप्लीट हो गया, हमने डेप्रिशिएट भी कर लिया, रिपेयर की एंट्री भी पास करनी है और रीवैल्यूएशन की एंट्री भी पास करनी है। तो कर लो जरा एंट्री पास, पहले ये डेप्रिशिएट, ये 26 मिलियन की एंट्री पास करो जी। फर्स्ट में 19 को, फर्स्ट में 19 रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट 26 मिलियन से, फिर 31 दिसंबर 19 पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन कितनी पास की थी 109, ये 17 नंबर का सवाल कर रहे हैं हम, 109। अब रीवैल्यू करें, रीवैल्यू में मुर्तजा क्या होता है, सबसे पहले एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन 109 की भी करेंगे और 76 की भी करेंगे, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्रूज या पीपीई क्रेडिट कितने से 185 हो गया एलिमिनेट। फिर रीवैल्यू करेंगे, रीवैल्यू कैसे करेंगे जनाब, पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई कितनी अमाउंट से 150। क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी या नहीं, अभी नहीं होगी, सरप्लस पड़ा तो है लेकिन डेप्रिसिएशन पहले ले चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन तो ले चुके थे सरप्लस से पहले ही, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन के वक्त अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन हुई है, मतलब डेप्रिसिएशन के वक्त अगर सरप्लस था तब एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होती है, वरना नहीं होती। खत्म होगी कहानी, 2019 भी खत्म। अब हम जा रहे हैं 2020 जो कि लास्ट ईयर, ऐसा रिवैल्यू भी हुआ है, तो पहले रिवैल्यू करेंगे या पहले डेप्रिशिएट करेंगे, पहले डेप्रिशिएट करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे रिमेनिंग आवर्स पे, जैसे रिमेनिंग लाइफ नहीं होती, बिल्कुल इसको भी रिमेनिंग लाइफ पे, इसको भी रिमेनिंग लाइफ पे। रिमेनिंग आवर्स कैसे फाइंड करेंगे, आओ जरा ये देखिए, आपकी 50,000 टोटल आवर्स थे, 3240 भी हो गए, 4800 भी हो गए,
अब आपकी जो वैल्यू बनी है 711 थी, 796 माइनस 40, क्योंकि उसने कहा रेजिडुअल वैल्यू पे कोई फर्क डिवाइडेड बाय 50,000 माइनस 3240 माइनस 4800, रिमेनिंग आवर्स आ गए, और जितने आवर्स हो चुके हैं वो माइनस कर दी, जितने आवर्स इस्तेमाल हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाय 2020 में 7200। ये डेप्रिसिएशन जी। जब भी रीवैल्यू करते हैं तो रीवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड किस पे करते हैं, रिमेनिंग लाइफ। तो रिमेनिंग लाइफ से मुराद आज की रिमेनिंग कैसे आएगा, टोटल आवर्स माइनस जितने आवर्स हो चुके। कितना आ गया 130, और बिल्कुल दूसरी को डेप्रिसिएशन जब करेंगे 535, वो क्या आ गया 560 हो गया, माइनस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। कितनी टोटल लाइफ थी 25 साल, पौने 2 साल गुजर चुके हैं। पहले साल के 9 महीने, दूसरे साल का 1 साल, तो 1.75 गुजर चुका है, तो 23.25 पूरा साल की डेप्रिसिएशन ले। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 560 माइनस 35 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 22. अब आ जाते हैं ड्राई डॉकिंग की कितनी है 44 की, तो वो है ही नहीं ना रेजिडुअल वैल्यू। और इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, तो रिमेनिंग लाइफ 5 साल इसकी टोटल लाइफ थी, 1.75 गुजर गई, कितनी बच गई बाकी 3. इसकी डेप्शन कितनी है 13.5। हाँ उजैर क्लियर हो गया। चलो जी, अब ना जो काम आपने डेप्रिसिएशन लेते वक्त किया है ना इसका, और बिल्कुल सेम काम करना है 796 की डेप्शन कितनी आ गई थी 130। अब ऐसा करें 85 को भी उसी तरह से डिवाइड करें उतने ही नंबर ऑफ आवर्स पे, और उतने ही नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करें। 85 डिवाइडेड बाय 50,000 minus 3240 minus this multiplied by 7200, 14.5। इसका कितना आया था 560 की डेप्रिसिएशन 22.5, और 60 को भी 23.25 पे डिवाइड करें, ये पता चल रहा है ना, सरप्लस को डिवाइड कर रहे हैं 2.5। फिर 44 को आपने किया था डिवाइड 3.25 पे, कितना आया था, कितना आया था 13.5। अब 5 को भी उसी तरह से करें, डेप्रिसिएशन का टोटल करें तो 1400 में से माइनस कर दें, 130 प्लस 22.5 प्लस 13.5 166, और 14.5 प्लस 22.5 प्लस 1.5 कितना 14.5 2.5 और 1.5 18.5। हाँ जी, बुक वैल्यू फाइंड कर लें 796 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब बात तो खत्म नहीं होगी, आखिरी साल है ना रीवैल्यू, अब तो डेप्रिसिएशन हमने तो जनरल एंट्रीज पास करनी है, बुक वैल्यू की तो जरूरत नहीं। कौन सी वाली ड्राई डॉकिंग की, देखें आपके पास रीवैल्यू हो गया 44, 5 साल उसकी टोटल लाइफ थी 1.75 गुजर गई, बाकी बात की 3.25, तो इसको 3.25 पे डिवाइड करते, वो हमारे पास आ गया 13.5। अब आ जाओ जर्नल एंट्रीज पे, जर्नल एंट्रीज में वही काम करना है,
2020 है ना, तो सबसे पहले दिसंबर 20 पहले डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 166। जब डेप्रिसिएशन ली थी तब आपने सरप्लस को भी अमोर्टाइज किया था, तो उसकी भी साथ ही एंट्री पास कर लो। OCI डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितनी अमाउंट से 18.5 हो गया। अब रीवैल्यू कर, जब आपने इसको रीवैल्यू करना है तो रीवैल्यू कर लेते हैं। रीवैल्यू करने के लिए बस यहां पर ही काफी है। आपका 1400 में से 166 माइनस करें जरा, कितना बच गया 1 2 और 150 में से 18.5 माइनस करें तो कितना बच गया 131 अब 123 वाला एसेट आपका हो गया 1000 का। कितना कम हुआ 234 में से 131.5 हमारा सरप्लस खत्म हो गया, तो बाकी लॉस कितना आ गया 102.5 सवाल हो गया। हमने सबसे पहले एलिमिनेशन करनी है 166 की, फिर अपना रीवैल्यू कर दे। नहीं खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। अगर वैसे अगले साल पे हाँ तो बिल्कुल करते। हाँ जी, आपने एंट्री अगली कौन सी पास करनी है जी accumulated depreciation debit PPE क्रेडिट कितनी अमाउंट से पहला, क्योंकि पिछली सारी तो एलिमिनेशन हो चुकी है। उसके बाद रीवैल्यू करेंगे तो पीपी तो क्रेडिट हो गया। OCI कितना पड़ा था 131.5, SOPL को कितना चार्ज कर दिया 102.5 और पीपी को कितना चार्ज हो गया, कितने का हुआ था 230। तो ये आपकी एंट्रीज हैं यहाँ, ये जो सॉल्यूशन आपका ये वाला, बाकी सारी वर्किंग थी। हाँ नहीं एक्सेस डेप्शन आ चुकी है, जब डेप्रिसिएशन ली थी ना तब सरप्लस पड़ा, अगले साल के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी जनरल एंट्रीज पास होगी। ये भी एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा तो नहीं कहते इसको। हाँ जी, गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल बताएं, CL वाला किया है हो गया था। बता देना है कि जिसको भी डिस्कस करने वाली बात होगी तो कर लेंगे। 2020 में ये सबसे पहले IS-20 ही है मेरे ख्याल में, जनरल एंट्रीज हैं। ये किया है, हो गया या करना है सर यहाँ तक नहीं पहुंचे, 2021 तक था। चले जी 2020 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2020 में और आगे फिर 2020 में ये भी एक अच्छा सवाल है और है भी नोट्स का। फिर मार्च 2020 में भी एक क्वेश्चन नोट्स का एक्सट्रैक्ट का है, ये भी अच्छा सवाल है। और ये IS-20 का सवाल है, मंडे लिमिटेड वाला भी सवाल नोट्स का है। चले जी देखते हैं इसको। 2019 नहीं 2000 मेरे ख्याल में 2019 से ही शुरू हो जाते हैं एक एक सवाल पे। yes. 2019 तक हैं, बाकी एक्सट्रैक्ट वाले, बाकी पीछे साल लेजर्स होंगे या जनरल एंट्रीज होंगे 2019 के बाद। ये पहले स्टैंडर्ड नहीं थे आपके सिलेबस में। ट्यूशन 2013 तक है ना, वहां तक तू पहुंचेगा ही नहीं। चले जी ये क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड December 19 इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, शो ऑल नेसेसरी वर्किंग, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड।
अच्छा, इसमें सिर्फ आपने 2019 के साल की ट्रांजैक्शन की एंट्रीज पास कर दी। अब उससे पहले और बाद में कुछ करना है तो वर्किंग में कर। 1st July 2014, IPL received a government grant 280 million to set up a plant in order to underdeveloped rural area. The grant is repayable in full if conditions attached to the grant are not met for a period of 5 years from the date of commencement of the production. At the inception, it was highly probable that IPL would comply with the condition for the required period. इसका मतलब है जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली तब आपको लगता था कि आपने कंडीशन पूरी करनी है तो गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड कर ले। IPL इनका टोटल कॉस्ट 630 मिलियन ऑन द प्लांट। पैसे कितने मिले और खर्चा कितना हो गया, कब? एंड इट स्टार्टेड प्रोडक्शन 1 जनवरी 2015। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ग्रांट को भी जो भी करना है, अमोर्टाइज करना है या सेपरेटली, वो भी 1 जनवरी से करना। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट 7 साल। IPL डिडक्टेड गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स। डायरेक्टली डिडक्शन वाली बात आ गई। In 19, IPL showed its inability to comply with the condition. 2019 में हो गया काम। To the grant and regulatory authorities issued a notice IPL repayment of the grant in full. Accordingly, the grant was repaid in view of repayment of grant. IPL carried out an impairment review, और ये हमने लगाना ही होता है जब किसी भी नॉन करंट एसेट की गवर्नमेंट ग्रांट वापस हो जाए तो लगाते हैं इम्पेयरमेंट। दिसंबर 19 को नेट कैश फ्लो फ्रॉम द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट हैज बीन एस्टिमेटेड। 2 साल ही उसकी लाइफ बच गई है, 90 और 80 मिलियन इन 2020 और 21। These cash inflow are net of interest and maintenance cost. Annual interest इंटरेस्ट एड बैक कर देंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो माइनस करना चाहिए। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट है 10% ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट रिव्यू। द एग्जिस्टिंग प्लांट कैन बी सोल्ड इन द लोकल मार्केट 160 मिलियन आफ्टर डिस्पोजल 5। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ गई 155। ठीक होगी बात। अब ये तो सवाल मिक्स भी हो गया, अच्छा भी सवाल है ये, और जर्नल एंट्रीज पास करनी है इसके ज्यादा मजेदार होते हैं एक्सट्रैक्ट। लेकिन जर्नल एंट्रीज की अप्रोच जिसको पता है ना उसकी अकाउंटिंग आसान, बस बाकी ये है कि उसके पोस्टिंग आनी चाहिए। हाँ जी, हम देखिए अगर इसको देखते हैं ओवरऑल, सबसे पहले उसने कहा है 2019 के साल की जर्नल एंट्रीज पास करें 2019 में, तो 2018 तक तो हम नॉर्मल वर्किंग करेंगे ना, 2018 तक हम नॉर्मल वर्किंग करेंगे। अब आपके पास एसेट था 630 मिलियन का, उसमें से 280 मिलियन तो माइनस कर, ऐसा ही है। तो हमारे पास 1115 को वो एसेट कितने का आ गया। एंट्री नहीं पास करनी, एंट्री 2019 की पास करनी। 630 माइनस 280 300 पेपर में। अब ऐसा नहीं करना कि अच्छा बाकी भी उसको दिखा कर आते हैं, हमें ये भी पता है, टाइम बचाना है। हाँ जी, लाइफ कितनी है 7 साल। स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, जहरी सी बात है, अगर लाइफ रेजिडुअल वैल्यू गिवन है या नहीं तो डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया 50। 31 दिसंबर 15 को भी 50, 300 बच गया। फिर 31 दिसंबर 16 को भी 50, 250 बच गया। फिर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मेन क्या करना है, 350 को 7 में डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाइड बाय 15, 16, 17, 18, 4 साल गुजर गए, मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ गया 200। ये 200 क्या चीज आ गई, बुक वैल्यू आ गई। अब हमने 2019 में पैसे वापस करने, 2019 में
हमने पैसे वापस करने हैं, तो क्योंकि इसको चेंज इन एस्टिमेशन कंसीडर करना है तो पहले गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर 1190। क्या एंट्री पास करेंगे भला? कैश क्रेडिट 280 से। अब 280 को 7 पे डिवाइड करो, कितने साल गुजर चुके हैं? 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना? इससे हम किसको डेबिट कर देंगे? एसओपी। सॉरी 5 साल उसने कंडीशन लगाई है, लाइफ प्लाट की 7 साल है, तो हम तो डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना। और पीपीई डेबिट कर देंगे कितनी अमाउंट से? 120। ये रिफंड का केस हो गया। ओके, जितना कैश पे किया उतना क्रेडिट कर दो, जितना टाइम गुजर गया उसको वो भी एक डेप्रिसिएशन होती है, एक तरह की एसओपीएल डेबिट हो रहा है, और पीपीई डेबिट कर दो। अब हमने दिसंबर 19 को डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड। हाँ जी, आपकी पहले बुक वैल्यू कितनी बच गई थी? मजीद बुक वैल्यू कितनी ऐड कर दी? डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल। 7 साल टोटल थे, 4 साल गुजर चुके हैं, तो बाकी कितने बच गए? 3 साल। तो कितनी डेप्रिसिएशन आ जाए? हाँ? अच्छा, ये 200 ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 200 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 150 प्लस 120, ये कितना हो गया? 270। 270 को 3 पे डिवाइड कर 90। अब इंपेयरमेंट टेस्ट भी लगा दो। इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे लगाते हैं? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन। तो इंपेयरमेंट टेस्ट भी हम लगाएंगे वर्किंग के अंदर। कैरिंग अमाउंट आ गई 270 माइनस 90, कितना आ गया? 180। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो वैल्यू इन यूज, फ्यूचर कैश फ्लो 90 और 80, 90 और 80। इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देंगे 10 और कितना आ जाएगा? 100 और डिस्काउंटेड 12% है। अच्छा, इसमें देखो रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है या नहीं? नहीं है, तो चले जी, फिर इसके ऊपर डिस्काउंट रेट अप्लाई कर दें, 12% है। इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 1 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 90 161 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ 155 था, तो हायर अमाउंट कितनी आ गई? 161। 19 से इंपेयरमेंट लॉस आ गया, तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? अच्छा, इसका इंपेयरमेंट लॉस का एक और तरीका भी होता है, हो सकता है वो पेपर में आपसे ये कह दे कि एलिमिनेशन वाले मेथड से करें, फिर भला क्या एंट्री होती है? ये या की बात कर रहे हैं, या accumulated depreciation to PPE, कितनी अमाउंट से? जितनी डेप्रिसिएशन आ चुकी है आज तक, जितनी भी 90 ये 160 ये भी डेप्रिसिएशन है, और वो सारी रिवर्स करेंगे। 200 पहले, 160 और 90,
400। फिर इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री पास करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट 19 से और पीपीई क्रेडिट 19 से। ये भी एक एंट्री है इंपेयरमेंट लॉस की, बिल्कुल वैसे ही जैसे रीवैल्यू करते कि पहले उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन एलिमिनेट करते हैं, फिर इंपेयरमेंट लॉस टू पीपीई करेंगे, फिर इंपेयरमेंट लॉस टू एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, या ये एक रेड वाली एंट्री पास कर दो या ये दोनों एंट्रीज पास कर दो, एक ही बात। अब आपका एसेट वाला कितनी अमाउंट से आगे जाएगा, जो आगे जब आपने डेप्रिशिएट करना है 161 से, क्योंकि 180 में से 19 माइनस हो गया, अब आगे 161 से जाए। हाँ जी, अब जो बातें आपको कंफ्यूज कर रही हैं वो पूछें, ताकि उसको साथ ही खत्म करते। यही सारा सोल्यूशन यही है। ये पेपर में जो रिक्वायरमेंट है वो ये एंट्रीज है, ये वाली, बस 3 एंट्रीज, बाकी सारी वर्किंग थी, और ये 3 एंट्रीज 8 नंबर की थी। जी अच्छा, ये जो ऐड किया है, ये ना जब रिफंड करते हैं ना, और अगर एसेट में से पहले माइनस किया हो तो उसको एसेट की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। ये पीपी हम डेबिट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है पीपी की बुक वैल्यू में जाकर ऐड करते हैं। इसका एक और तरीका भी है, नहीं, अब बुक वैल्यू में ऐड किया है ना और रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया है। अब जरा और इंटरेस्टिंग चीज देखें, आप ऐसा करो कि आपने पहले जो वैल्यू लिखी थी वो कितनी लिखी थी शुरू में, 350 में टोटल 280 ऐड करते हैं, वापस कितना हो गया 630। इसको फिर टोटल लाइफ पे डिवाइड करते हैं, तब भी 90 ही आएगा। टोटल कॉस्ट में टोटल रिफंड ऐड करके फिर टोटल लाइफ पे डिवाइड करते हैं, या फिर बुक वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऐड कर दें और फिर रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें, सेम आंसर आता है। और उस तरह के लोग कुछ क्वेश्चन पहले करवाए भी जाते थे कि एक एंट्री में आपको रिफंड की एक और एंट्री भी पास करवाता हूं। रिफंड की 2 टाइप की एंट्रीज होती हैं, एक तो अभी हमने रिफंड की एंट्री पास की ना, कैश क्रेडिट, ये अभी वाली एंट्री बात बता रहा हूं, 280 एसओपीएल 160 और पीपीई, एक ये एंट्री भी बनती है पीपीई टू कैश 280, और डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 160, ये एंट्री भी बनती है। ये भी रिफंड की एंट्री है, जितने पैसे वापस करो पीपीई से कर दो, और जितने टाइम गुजर गया, ये जो 160 की एंट्री पास किया है उतने से उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दो, ये भी एंट्री एक होती है। और ये पहले करवाई भी जाती थी, बट अब आई कैप की बुक में ये एंट्री ज्यादा डिस्कस की हुई है, तो इसलिए हमने इसको प्रेफर कर लेते हैं, क्योंकि आई कैप की बात मानना ही अच्छी बात है। हाँ जी, उसके बाद ये क्वेश्चन है जी, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप एक और सवाल करते हैं, बताओ नोट्स का करें या एक्सट्रैक्ट का करें? अच्छा, दोनों का एक एक कर लेते, ठीक है, दोनों का। चलो, इसके अंदर वो बोरोइंग कॉस्ट भी है, और अच्छा सवाल है ये भी, ये एक नोट्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो कहता है कि 30 जून कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड, 20 नंबर का ये सवाल, ठीक है। कहता है पहले इंफॉर्मेशन देख ले कि HIL डिडक्ट गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। HIL अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन नेट रिप्लेसमेंट मेथड, ये तो होता ही है। HIL uses cost model for subsequent measurement except for the land and building। बस बाकी बातें, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होंगे, कहीं वो ऊपर ही गिवन होंगे। बाकी ये एक हमारा एसेट है, ये एक हमारा एसेट है,
और यहाँ पर ये अमाउंट। Revaluation of net replacement value. Because retainer नहीं है आपके पास. ये जो एक्सेस डेप्शन होती है ना, जो हम कहते हैं, उसकी दो एंट्रीज होती हैं, दो टाइप की। एक होती है कि आप OCI टू रिटेनर नहीं करते हो, अगर सरप्लस आता है तो साल के एंड पे, इसे कहते हैं ये वाली बात जो लिखा हुआ है ना, नेट रिप्लेसमेंट मेथड। एक दूसरा मेथड भी होता है, उसमें क्या करते हैं कि जो सरप्लस पड़ा होता है ना, उसको हर साल अमोर्टाइज नहीं करते। जब एसेट बिक जाए ना, या उसकी लाइफ खत्म हो जाए, तब जितना इकट्ठा सरप्लस पड़ा होता है ना, उसकी एंट्री पास कर देते हो OCI टू रिटेनर। मतलब हर साल फिर एंट्री पास नहीं करते, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। ग्रोस लिखा होगा फिर हम ये फिर वो काम करें। हाँ, फिर ये हर साल एक्सेस डेप्शन की एंट्री पास नहीं करें। और अगर साइलेंट हो तो हम नेट रिप्लेसमेंट मेथड ही समझें। अच्छा, अब ये दो सवाल हम स्टैंडर्ड के तौर पर करने लगे हैं, बल्कि तीन चीजें हो गई। जनरल एंट्री वाला सवाल भी हमने कर लिया, और जनरल एंट्री के दो सवाल कर लिए एक टाइप के, और अभी हम सवाल करने लगे हैं नोट्स का, और फिर इसके बाद हम सवाल कर लेंगे एक्सट्रैक्ट का भी। लिखा हुआ है कि लैंड, बिल्डिंग और प्लांट आपको गिवन है, और यहां पर उसने लिखा हुआ है एक स्टार लगाकर, ₹12 million had been charged to SOPL upon previous revaluation। लैंड से रिलेटेड बात कर रहा है कि आपने SOPL को चार्ज किया, तो इसका मतलब है लॉस आया था, रिवैल्यूएशन लॉस। पहले 12 मिलियन का लॉस आपका लैंड से रिलेटेड अवेलेबल। ओके, लैंड की बात भी खत्म हो गई। आगे वो कहते हैं ऑन 30th June 2020, जो कि हमारा साल है, द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग वर असेस्ड बाय स्मार्ट 120 million एंड 35 million रिस्पेक्टिवली। रीवैल्यूड अमाउंट किसकी? लैंड की और बिल्डिंग। लैंड वो क्या कह रहा है, 120 मिलियन की हो गई, और बिल्डिंग कितने की होगी, 35 मिलियन। आगे वो कहता है कि जनाब सेटिंग अप द न्यू प्लांट, फिर ये उसने प्लांट की बात बता दी, और आगे एक व्हीकल की बात है, तो काम खत्म। सबसे पहले हम काम करने लगे हैं लैंड एंड बिल्डिंग का, क्योंकि नोट्स की बात है। तो नोट्स की अगर बात है तो फॉर्मेट आपको याद है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, HIL स्टेटमेंट नोट्स टू द for the year ended, June 30 22 है 20। सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने चाहे पूरा लिख लेना। कॉस्ट लैंड की, बिल्डिंग, फिर उसके बाद प्लांट और व्हीकल। हम लिखते हैं पहले जी बैलेंस एट 1719 या 30th June 19, एक ही बात होगी। और ये बैलेंस आपको किस डेट के बताए हुए हैं, 30th June 19। लैंड की वैल्यू है 1 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू है 70,000, प्लांट की वैल्यू है 1,80,000, और व्हीकल की वैल्यू है 8800। तो 1 लाख, आपने रुपीज भी लिखना है, 70,000, 180,000 जी, वो तो नीचे आएगी ना। अभी तो हम कॉस्ट का बना रहे हैं ना, पहले कॉस्ट बनाएंगे फिर एक्यूमुलेट डेप्शन बनाएंगे। एडिशन अगर होगा तो लिख लेंगे, डिस्पोजल होगा तो लिख लेंगे, रिवैल्यूएशन होगी तो पहले एलिमिनेशन लिख लेंगे, फिर
रीवैल्यूएशन लिख लेंगे। रिक्लासिफिकेशन तो मुझे लगता है इसमें नहीं है, क्योंकि पहले अब करंट क्वेश्चन में आती है, पुराने क्वेश्चन में नहीं होती। फिर हम लिख लेंगे जी बैलेंस एट 30th June 20। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिख लो। लैंड की है नहीं 14,000, 60,000 और 4,000। लैंड की नहीं है, इसकी है 14,000, 60,000 और 4,000। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, देखते हैं कि साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हुई है या शुरू में। जून पे हुई है तो एंड पे, तो पहले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, फिर एलिमिनेशन। एंट्री क्या होती है एलिमिनेशन की, accumulated depreciation to PPE, accumulated depreciation to PPE, तो दोनों लेजर में जा रही है। accumulated depreciation को भी डेबिट कर रही है और पीपी को भी क्रेडिट कर रही है, तो पीपी में भी जाकर माइनस होगी, फिर इसमें से डेबिट करी, इसमें से भी माइनस होगी। उसके बाद अगर कोई एसेट हमने बेचा तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी यहां पर आएगी, और इसके अलावा यहां पर आ जाएगा बैलेंस एट 30th June। यहां पर बैलेंस था 1720 और यहां पर था 1719 और यहां पर 30th June। फिर यहां पर लिखेंगे नेट बुक वैल्यू एट 30th June 20। फिर लिखेंगे मेजरमेंट बेस 1.1। वो लिख दोगे मेजरमेंट बेस, और वो अगली सारी कहानी रिवैल्यूएशन के भी, वो रिवैल्यूएशन की 3 बातें। चलो जी 1.1 1.2 इसी तरह से आगे कर लेना। सॉरी वो तो वैसे ही चीजें जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लाइफ और दिस, वहां पर डेट, इंडिपेंडेंट रिवैल्यू का नाम, कॉस्ट मॉडल पे अगर होता तो, और मूवमेंट ऑफ सरप्लस। 4 बातें उसकी लिखनी, तो सिर्फ जो रिवैल्यूड है उसकी तो 4, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की बातें लिखनी है, और बाकी जो 4 एसेट्स हैं तो ये हमने भी तो 4 ही बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। चारों की क्या होते, ये देख लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और व्हीकल, मेजरमेंट बेस सबके नीचे अपना अपना आ जाएगा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी सबका अपना अपना नीचे आ जाएगा, रेट या लाइफ भी आ जाएगा, और बाद में लिखना है रिवैल्यूएशन मॉडल की 4 बातें, वो तो सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की लिखनी है। हाँ, उसके बाद उसमें प्लांट और व्हीकल के बारे में तो कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब लैंड और बिल्डिंग को लेकर चलते हैं बस। ये आपका अगला पेज स्टार्ट हो गया। हाँ जी, वो आसान होता है। लैंड के बारे में उसने कहा कि पहले उसका 12 मिलियन से पड़ा हुआ है लॉस। इसका मतलब है अगर ये जनरल एंट्री पूछता तो लैंड जब रीवैल्यू हुई थी तो हमने ओसीआई को डेबिट किया, सॉरी पहले लैंड डेबिट की, एसओपीएल को क्रेडिट किया, कितने से आपकी लैंड 20 मिलियन से बढ़ गई, 100 मिलियन की पड़ी हुई है ना, और आपकी कितनी होगी, आप कितनी होगी 120 मिलियन। इसका मतलब है लैंड डेबिट होगी 20 से, एसओपीएल 12 से पहले पड़ा हुआ है, और ओसीआई 8 से, बस। लैंड का ओसीआई कैसे, वो अमोर्टाइज नहीं होता, वो वैसे पड़ा रहेगा, जब लैंड बिकेगी तब जितना सरप्लस पड़ा होगा खत्म, उस वक्त ओसीआई टू रिटेन अर्निंग हो जाए। सॉरी लैंड का नहीं होगा, लैंड वैसे वो तो वैसे वर्किंग के अंदर होता है बाकियों का, इसकी तो लाइफ ही नहीं है ना, कोई मेथड है। तो लैंड से रिलेटेड बस जब ये दोबारा रिवैल्यू होगी ना
अब उसका सरप्लस 8 से बड़ा होगा तो सरप्लस रिवर्स हो जाएगा बस। तो अभी हमने लैंड को ना इसका एडिशन है, ना इसका डिस्पोजल है, ना इसकी एलिमिनेशन होगी, रीवैल्यूशन हुई तो कितने से 12 और 8 करके अलग अलग लिखोगे तो ज्यादा वो खुश होगा, और आपकी वैल्यू आ गई 20,000 लिख लो, 120,000। फिर उसके बाद ना इसकी डेप्रिसिएशन है, ना इसकी एलिमिनेशन है, ना ही आपने बेची, और इसकी डेप्रिसिएशन का टोटल भी कुछ भी नहीं, और इसका 120,000 एज इट इज। अब आ जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग में ये इसका तरीकाकार थोड़ा समझ लें। आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20 साल लाइफ है, और ये लाइफ ना जब रिवैल्यू करते हैं ना तब रिमेनिंग लाइफ आती है। तब आपका 70,000 का एसेट है, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 20 साल लाइफ है, तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 70,000 उसकी कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ कितनी? तो आप मुझे बता सकते हैं ये जो 14,000 आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, ये कितने सालों की है? ये जो आपके पास 14,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही, एक साल की डेप्रिसिएशन है 3500, 14,000 कितने सालों की डेप्रिसिएशन है? और वैसे ना समझ लग रही है ना तो 3500 3500 3500 ऐसे करके कर लेना, कितने साल हैं? 4 साल। इसका मतलब है एसेट को रीवैल्यू हुए 4 साल गुजर चुके हैं। अच्छा, इतनी इजाजत है कि इतने सालों बाद दोबारा रीवैल्यू करो? 5 साल तक इजाजत है। आप हर साल रीवैल्यू करना जरूरी, आप 1 साल बाद बेहतर होता है हर साल रीवैल्यू करना, वरना आप 3 से मैक्सिमम 5 साल तक जा सकते हैं। तो 4 साल बाद भी रीवैल्यू होता है तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं। 5 साल बाद, हाँ 5 साल से ज्यादा गैप नहीं करना चाहिए, तो 5 साल तक की इजाजत है। अच्छा जी, वो कहता है कि आपके पास उसका जो सरप्लस पड़ा हुआ है वो 16,000 का पड़ा हुआ है, मतलब ये 4 साल तक एलिमिनेट हो चुका होगा पिछले, जब जाहिर सी बात है 4 सालों की डेप्रिसिएशन आई होगी तो ये भी तो 4 सालों पर डिवाइड होता आया होगा। अब बस इसमें और कुछ नहीं है, आज वो थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं ताकि बिल्कुल ही बगैर वर्किंग के भी सवाल रूखा रूखा लगता है। एसीए कर दें, ओसीआई कर दें और एसओपीएल कर दें। आपके पास आपका साल है 1719, आपके पास एसेट कितने का है? 70,000 का। 14,000 वो डेप्रिशिएट हो चुका है तो बच कितने का गया? 56,000 का। और उसकी अक्यूमुलेटेड वो कितना पड़ा हुआ है? ये आपका स्टेटस है 1719 को। अब आपने अपने एसेट को रीवैल्यू करना है, साल के एंड पे रीवैल्यू करना। इसका मतलब है पहले डेप्रिसिएशन करेंगे। इसको मैं किस पे डिवाइड करूं? इसको भी 16 पे डिवाइड करूंगा, इसको भी 16 पे डिवाइड। तो 56,000 को 16 पे डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 3500 ही आएगा। 30 जून 20 और 16,000 को 16 पे डिवाइड करूंगा तो 56,000 में से 3500 माइनस कर दिया, 52,500, और ये कितना बच गया? अब 52,500 वाला एसेट आपको हो गया 35,000। 35 मिलियन को उसने लिखा हुआ है ना, तो इन 1000 में आया तो 35,000 का। तो ये अगर 35,000 का हो गया तो कितना डिफरेंस आया? 17,500। तो 15,000 आपका ये उड़ गया और 2,500 लॉस। सवाल भी खत्म। अब एंट्री पास करनी है या एक्सट्रैक्ट बनाने हैं या डिस्क्लोजर बनाने हैं।
अगर थोड़ी सी इंसानियत के साथ शुरू में इसको फोकस कर लेते ना, तो ये तो आपको बच्चों जैसी बातें लगती है। ये बहुत आसान होता है सच में। अकाउंटिंग कोई भी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट फिर भी रटा रटा लगाना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी को मैनेज करके लिखना होता है। इसमें तो सिर्फ आप अब देखना कि इंशाल्लाह आगे जाकर आप लोग अकाउंटिंग पढ़ोगे, तो अगर आपको ये जर्नल एंट्री अप्रोच की पोस्टिंग आ गई ना, कहोगे यार अकाउंटिंग तो है ही बहुत आसान। यहाँ स्टार्ट में ये मुश्किल लगती है, तो इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि ये अप्रोच प्रोफेशनल है। रट्टे वाली चीजें आसान लगती होती हैं, लेकिन वो होती है शॉर्ट लाइफ। उस टॉपिक उस कॉन्सेप्ट तक तो चल जाती है, लेकिन आगे जिंदगी भर नहीं चलती। हाँ जी, सबसे पहले बिल्डिंग में ना कोई एडिशन, ना उसका कोई डिस्पोजल, एलिमिनेशन है, क्योंकि अगर ऐसे रीवैल्यू है तो एलिमिनेशन भी होगी। अब एलिमिनेशन देखें, पिछले 14,000 की भी होगी, और ये जो 3500 है इस साल ये भी होगी 17,500। आपका एसेट जो रीवैल्यू होके कम हुआ था, ज्यादा कम हुआ है, कितने से कम हुआ है? 17,500 से। आपका एसेट जो वैल्यू 52 से 35,000 से हुई, एसेट आपका 17,500 से कम हुआ है। लेकिन कैसे कम हुआ? आपका पहले पड़ा था ओसीआई 15,000, वो डेबिट हुआ, फिर एसओपीएल डेबिट हुआ 2500 से, और आपका पीपीई क्रेडिट हुआ 17,500 से। और अगर आप यहां पर अलग अलग लिख लोगे तो ज्यादा बेस्ट है, वरना 17,500 से कम कर दो। या दूसरा कैसे कम करते? 15,000 ओसीआई के नाम से और 2500 एसओपीएल के नाम से, रिवैल्यूएशन के नाम, 2 लाइनें लिख देंगे। लो जी, हमारा ये भी काम कंप्लीट हो गया। 35,000 ही बचना है, क्योंकि रिवैल्यूड अमाउंट बचती है। अब फॉर डेप्रिसिएशन इसकी कितनी आई थी? 3500। एलिमिनेशन कितनी हुई थी इसकी? 17,500। डिस्पोजल नहीं है, और यहां पर कितना आ गया? 35,000। लो जी, ये भी खत्म। लैंड और बिल्डिंग कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्लांट के ऊपर। प्लांट के ऊपर नहीं चलते, व्हीकल के ऊपर चलते हैं। प्लांट के ऊपर एंड पे चलेंगे। जब हम सवाल देखते हैं ना, लैंड एंड बिल्डिंग यहां तक था, ये प्लांट का रोल है सारा पॉइंट नंबर 3 में, तो हमें पता चल गया कि नहीं, इसमें काफी अच्छी खासी वर्किंग है। और ये व्हीकल का मसला है, बस एक ही ट्रांजैक्शन। एक दफा जो हम वैसे ही ओवरव्यू करते हैं ना क्वेश्चन का, तो हमें पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन छोटा है और कौन सा क्वेश्चन बड़ा। तो समझो ये 3 सवाल थे, बल्कि 4 सवाल थे, एक लैंड का, एक बिल्डिंग का, एक, वो अलग अलग एडजस्टमेंट है सारी। One of the vehicle had an engine failure 1st January 2020, मतलब साल के मिड में, and its engine had to sold as a scrap 0.1 million। ये जो स्क्रैप होता है ना, ये अदर इनकम होती है। The engine had been acquired on 1st January 2018। उस इंजन को हमने लिया कब था? 1st January 2018 at a cost of rupees 2.5 million। 40% of the cost is attributable to its engine। इसका मतलब है 2.25 लाख की वो बिल्ड आपने व्हीकल खरीदा था, उसके अंदर 40% इंजन की कॉस्ट थी। To the engine of similar capacity have available at 1.2 million, the old engine was replaced on 1st January 20 with the higher capacity engine at a cost of rupees 1.2। ये आपका एडिशन है, और 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 40% करो, कितना बनता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन हमारा डिस्पोजल है, और जितने का इंजन रिप्लेस किया है ना, और कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस करो ना, तो वो हम पीपी में ऐड कर देते हैं। तो जो पुराना इंजन है उसको डिस्पोजल समझ लो, और जो नया इंजन है उसको एडिशन समझ लो।
तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया एडिशन में 1.8, डिस्पोजल में 1000। ना ये रीवैल्यू तो हुआ ही नहीं, तो 88,000 में 1800 प्लस करके 1000 माइनस कर दे। Yeah. 9600। अब आप डेप्रिसिएशन लेंगे, मैं डेप्रिसिएशन भी फिर वैसे ही लेंगे, वो जो एडिशन और डिस्पोजल वाला केस है वो डेप्शन फॉर द ईयर की वर्किंग नहीं करते हम कॉस्ट मॉडल में, बिल्कुल सेम वर्किंग करनी है हमने। 1719 ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू, ऐसा ही होगा। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आ जाए जरा देख ले जाके। 8800 माइनस 4000, 8800 माइनस 4000, 40 माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू। डिस्पोजल की बुक वैल्यू किस तरह से करेंगे, 4400 जो 4000 डेप्रिसिएशन पड़ी है एक्यूमुलेटेड, ये तो सारे एसेट की है ना, लेकिन जो हमने एसेट बेचा है ना वो 44,000 वाला नहीं है, उसमें तो एक है, वो भी एक व्हीकल है। 8800 कोई एक व्हीकल थोड़ी है। हमने जो डिस्पोजल की बुक वैल्यू लेनी है ना, डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है, 1000 या 1 मिलियन, और जो इंजन आपका डिस्पोज हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है 1। बताओ उसको खरीदा कब था, उस इंजन को खरीदा कब था 1118, तो पहले तो 6 महीने तो 2018 के हो गए। लो जी 1 माइनस रेट कितना है, सबसे ऊपर गिवन होगा 20%, 0.20, 1 माइनस 20% मल्टीप्लाइड बाय 2.5 की गाड़ी थी, 2.5 का 40% इंजन है ना, तो 2.5 का 40% ले लिया, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 20% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12 इनटू, ये 2018 हो गया। फिर 2018 से 19 तक एक साल, 1 माइनस 0.20 की पावर 1। 2020 में तो बेच रहे हैं ना, खत्म होगी बात, साल के शुरू तक की बुक वैल्यू आ गई पूरा पूरा। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितना आंसर आ गया 4800 माइनस 720। ये तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाली वर्किंग है। कितना, अगर ये आपको नहीं आती ना तो फिर पेपर ही नहीं देते हम, क्योंकि अगर ये बेसिक वर्किंग ही नहीं आती 816। फिर डिस्पोजल की बात का छेड़ देते हैं जी, 720 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, 72। फिर एडिशन की बात छेड़ लेते हैं जी, 1800 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, कर दो टोटल इसका, 816 प्लस 72 प्लस 180, 106 1068। अच्छा एक और चीज भी यहां से निकालते जो बाद में वापस ना आना पड़े, 1000 में से 720 माइनस करूंगा तो पता क्या आएगा, 1000 में से 720 माइनस करूंगा डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, भला
200 और इसमें 72 ऐड भी करूंगा, वो जो 6 महीने की ऐड होनी है वो कितनी आ गई 352। ये बात समझ लगी। डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट भी तो हमें साथ ही चाहिए होती है ना। तो आ जाए जी, ये आपका काम भी हो गया तमाम। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आपने फाइंड की 1068, एलिमिनेशन नहीं है, और 352 आपके डिस्पोजल की डेप्शन आ गई। तो 4000 में प्लस कर दें 1068 माइनस कर दें 350, 9600 में से 4716 माइनस करें 488 अब हमारा एक एसेट है। अगर हम इन 3 एसेट्स की बात करें ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल बात थी। 20 नंबर में चलो ये 10 नंबर भी हुए, आधे तो हो गए। अब हमारा रह गया प्लांट। प्लांट क्योंकि तैयार करवाया खुद से, तो लोन लेकर करवाया, तो फिर उसके अंदर बोरिंग कॉस्ट का भी चक्कर है। सेटिंग अप ऑफ द न्यू प्लांट वाज कमेंस्ड 1719। सबसे अच्छी बात यह है कि 1 साल के अंदर ये अंदर काम सारा हो गया, वो सीवेप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड सब्सटेंशियली कंप्लीटेड ऑन 29 Feb 2020। 1719 को शुरू किया है, 1 Feb को कंप्लीट भी हो गया है, और अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ 1 अप्रैल 2020 को। मतलब 3 महीनों की डेप्रिसिएशन भी हम लेंगे, 10 साल उसकी लाइफ है। फर्स्ट पेमेंट आपने की जी 1 अगस्त को, वो डेट को हाईलाइट करें, कॉमेंसमेंट की डेट, पेमेंट की डेट 1819। अब अच्छा, ये जो डेट ऑफ लोन होता है ना, वो सिर्फ स्पेसिफिक एसेट के देखी जाती है। जनरल लोन तो पहले के पड़े होते हैं, जनरल लोन की डेट नहीं देखी जाती, सिर्फ स्पेसिफिक लोन की देखते हैं कि उसने द कॉस्ट ऑफ द प्लांट वाज फाइनेंस टू द एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस। विराट में इंडिया with the limit of 200 million carrying markup 12%. A government grant 20 million related to the as plant was received on 1/1/20. The grant amount was used for the repayment of running finance facility. मतलब वो जिस दिन मिले गए थे, तो जितना रनिंग फाइनेंस का लोन इस्तेमाल कर दिया होगा ना, उसमें से माइनस कर देंगे। ये वही बात है प्रोग्रेस बिल और गवर्नमेंट ग्रांट की, और जब प्लस करते जाएंगे ना, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी माइनस कर देंगे, खत्म होगी बात। ये तो बहुत ही आसान है। ये तो ऐसे ही ना, वो खौफ था सवाल का, क्योंकि इसके अंदर मसला बला सवाल टेक्निकल कब होता, अगर स्पेसिफिक लोन होता तो उसमें हमारी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम का चक्कर बन जाना। अब तो आप जस्ट जिस दिन पहले पेमेंट की है, शुरू हो गया सवाल आपका। 1 अगस्त से काम शुरू हुआ। तो आ जाए जी, वर्किंग कर लेते हैं। जनरल बोरिंग और कैपिटलाइजेशन, जर्नल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन। हमने तो एसेट की कॉस्ट फाइंड करनी है, हमें हमारा ताल्लुक तो नहीं है ना इसके साथ। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट इनकम लिख लें, या पहले जनरल बोरिंग तो फाइंड कर लें। 1819 कितना पैसा आपने जनरल बोरिंग से लिया 12,000। कितना वो आपसे सूद ले रहा है 12%। और कब तक ये आपने सूद देना है
1 अक्टूबर तक, 1 अगस्त से 1 अक्टूबर तक टाइम काउंट करो, 8 9 2 महीने। ये ख्याल रखना है तेरा टाइम ना ठीक नहीं चल रहा। 2/2 1 अगस्त है, फर्स्ट, फिर आगे सितंबर है, तो अक्टूबर की फर्स्ट डेट है कितना 240 24 240 240। अगली डेट क्या है 1/10/19। और कितना पैसा आपने ले लिया 48,000। हाँ जी 12 में 48 प्लस करो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय टाइम। साल के एंड तक बनेगा। हमारा एसेट कब कंप्लीट हो गया था 29 फरवरी। और नहीं 1 जनवरी को वो पैसा तो मिला है आपको 1/1/12। तो 1/1/12 तक पहले जाएं 3 बाय अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना 1800। फिर 1/1/20 को आपको 2000 या 20,000 20 मिलियन 20,000 आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया। तो वो उसने खुद कहा है कि ये पैसा रनिंग फाइनेंस की पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेना। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय, अब एसेट के कंप्लीट होने तक डेट देख लो। हाँ जी एसेट कब कंप्लीट हो गया था 29 फरवरी को, और लास्ट पेमेंट भी 29 फरवरी की है, वो काउंट नहीं होगी। तो एसेट ही हमारा 29 कितना दिन बन गया 2/12 कितनी अमाउंट होगी 800। डबल 280 2840 ये एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज आपको परेशान करेगी, अब वो पता नहीं आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते, बस ये कहते हो कि अगर एक काम हो गया तो दूसरा क्यों करना। अब हमें चाहिए एसेट की कॉस्ट। कॉस्ट कैसे आती है कॉस्ट इनकर्ड। कितनी कॉस्ट इनकर्ड है भला 12,000 प्लस 48,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000, क्योंकि जितने पैसे आपने पे कर दिए या करने सारा पैसा एसेट की कॉस्ट होती है, क्योंकि कॉस्ट तो इनकर्ड हो चुकी है ना। नहीं वो तो डोंट टेक किया 120,000 प्लस कर दें तो कॉस्ट इनकर्ड 120,000, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड की 28। गवर्नमेंट ग्रांट के लिए क्या करना है सेपरेट लिखना है या डायरेक्टली डिडक्ट करना है। उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन जाकर पढ़ें, उसने लिखा हुआ है कि जो बोरोइंग कॉस्ट आपको मिली है वो आपने एसेट की कॉस्ट में से डायरेक्टली डिडक्ट करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कहते हैं सर ये तो जनरल बोरोइंग में से माइनस किया, इधर क्यों माइनस करें। देखिए बोरोइंग कॉस्ट की दो ही एप्लीकेशन है, या सेपरेट रिकॉग्निशन या डायरेक्टली डिडक्शन, इसके अलावा कोई तीसरी पढ़ी आज तक। रिलेटेड टू एसेट दो ही एप्लीकेशन हैं, या डायरेक्टली डिडक्शन या सेपरेट रिकॉग्निशन। अब देखिए ना गवर्नमेंट से जब हमें पैसा आएगा हम एंट्री क्या पास करते हैं कैश डेबिट पीपीई क्रेडिट। अब वो जो कैश डेबिट किया है उसको किधर इस्तेमाल किया है वो बोरोइंग कॉस्ट, या तो आप अपना मटेरियल खरीद के लाएंगे या जो लोन है उसमें से उसको दे देंगे। वो कैश की एप्लीकेशन उसने बताई है कि जनरल रनिंग फाइनेंस को माइनस करना है, लेकिन जो गवर्नमेंट ग्रांट की एप्लीकेशन है वो है डायरेक्टली डिडक्शन। तो जो ऊपर से 200 माइनस किया है ना वो उसकी एंट्री भला क्या पास हुई है लोन डेबिट कैश क्रेडिट। देखें आप जब एंट्री पास करते हैं तो सबसे पहले जब गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलती है तो क्या एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट या पीपीई। अगर पीपीई से माइनस करना है तो पीपीई क्रेडिट करते हैं,
और अगर डेफर्ड ग्रांट करना है तो डेफर्ड ग्रांट करते हैं। ये आपको पैसा मिला था। ये जो 20,000 आप पीपीई को क्रेडिट कर रहे हो, ये क्या पीपीई को माइनस नहीं करोगे? अब ये जो कैश आया, ये आपके पास कैश आ गया, इसके बारे में वो कह रहा है कि ये जो 20,000 का कैश आपने डेबिट कर दिया है, इसको इस्तेमाल किधर करना है? लोन की पेमेंट के लिए। तो लोन डेबिट कैश क्रेडिट, तो आपकी लायबिलिटी भी कम हुई, आपका एसेट भी, तो इसलिए इन दोनों को आपने कंप्लीट करना। हाँ जी, कितना एसेट की वैल्यू आ गई? 102,840 मल्टीप्लाइड बाय लाइफ था, रेट था, लाइफ है मेरे ख्याल 10 साल 15 years 15 साल मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 3/12 आएगा। कब कंप्लीट हुआ है? सर फरवरी 3/12 1 अप्रैल को अवेलेबल फॉर यू। अप्रैल में आया 102,840 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 1714 ये वो प्लांट है जो हमने इस साल मैन्युफैक्चर किया है। ये वो प्लांट है जिसको हमने इस साल मैन्युफैक्चर किया है। ये एडिशन है एक तरह का। और जरा वापस चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। आपका 1 लाख एडिशन कितना हुआ फिर? 102,840। डिस्पोजल हुआ ही नहीं, एलिमिनेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका टोटल कर दें 180 10840 में प्लस कर दें 282 282,840। डेप्रिसिएशन जो ब्रॉड ऑन है उसकी भी तो डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है ना। यहां पर आ जाए, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 15 साल लाइफ है। वो भाईजान इस प्लांट की लाइफ 10 साल है, आपने 15 पे डिवाइड करवा दिया। प्लांट, अच्छा प्लांट, इस प्लांट की जो लाइफ है, वो जो पुराने प्लांट पड़े हुए हैं ना वो 15 साल वाले हैं, इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। इसको 10 पे डिवाइड करके 3/12 से मल्टीप्लाई करें। 25 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। अच्छा, इस 1,80,000 को भी 15 पे डिवाइड कर दें, ब्रॉड ऑन की डेप्शन आ जाएगी। ब्रॉड ऑन की डेप्शन प्लस एडिशन की डेप्शन, 1,80,000 डिवाइड बाय 15 1,20,000 12, ये आ गया 14,500। ये आ गई डेप्रिसिएशन फॉर द एडिशन की डेप्रिसिएशन और ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना आ गया? 14,000 74571। हाँ जी, माइनस कर दें 282,840 माइनस 74751। अच्छा, इसमें कोई कमी कुताही हो ना, कोई कैलकुलेशन वगैरह की, वो देख लिया करें, क्योंकि सारी कैलकुलेशन आप ही करवा करके बता रहे होते हो मुझे। 208,269 ये है आपका सॉल्यूशन, ये चारों एसिड्स का। ठीक होगी बात? नोट्स का सवाल हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट का सवाल कर लें। आपने ही कहा था कि दोनों का एक एक करवा दें। कल ट्राई करोगे? अगले 2 सालों में ये है, ये सवाल है भी एक्सट्रैक्ट का। नेक्स्ट स्प्रिंग बीस का, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और स्प्रिंग बीस में बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर आगे तो आपको एक नोट्स का सवाल 19 में मिल जाएगा। कल 2019 तक कर रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद जर्नल एंट्रीज और लेजर के सारे सवाल है। इसके नीचे आपको कोई नहीं मिलेगा सवाल
सर आगे तो 2 छुट्टियां आ रही हैं 2013 का उसका क्या करें कब जो चौदह ये लगी ना